देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कितनी आती है, के पी अपॉन आर स्क्वायर आती है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखे तो के टाइम्स पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब आती है। कोई भी डाइपोल है उसके सेंटर से आर डिस्टेंस थीटा एंगल पे आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट अपन कुछ पोटेंशियल का बिहेवियर कुछ सर्टेन कंडीशन में उसे समझते हैं। एक अ, अगर मान लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनका पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, जैसे मैं कोई कर्व ले लेता हूँ, कोई सरफेस ले लेता हूँ, उस सरफेस के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम हो तो ऐसी स्थिति में उस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। तो अपन अभी समझेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है और अलग अलग कंडीशन में हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अपन समझते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऐसी सरफेस जिनका पोटेंशियल हर एक पॉइंट का, सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो ऐसी सरफेस क्या कहलाती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाती है। ठीक है, तो द सरफेस at which each and every point have same potential is called equipotential surface। कोई सरफेस मान लो इस तरह से है, कोई 3D में सरफेस है इस तरह से, इसके हर एक पॉइंट का मान लो इस पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल वी बी है, इसका पोटेंशियल वी सी है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी होगा। तो ऐसी सरफेस को क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। समझ में आई बात? कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल अगर है तो उसके लिए देखो, जैसे मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई पॉइंट चार्ज अगर लेता हूँ, उसके सराउंडिंग में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है उसको समझते हैं। तो फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज, उसके लिए देखते हैं कि पोटेंशियल सरफेस कैसे है फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज देखो कुछ ऐसा होता है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जाती है बाहर की ओर, ऐसे जाती है ना। तो ऐसी क्या सरफेस हम ले सकते हैं जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो? तो ऐसी सरफेस देखो क्या हो सकती है। अगर हम कोई सरफेस इमेजिन करें, क्या इमेजिन करें? स्फेरिकल सरफेस इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में इमेजिन करें, है ना। तो मान लो एक स्फेरिकल रेडियस आर का एक स्फेयर लिया, इस आर रेडियस के स्फेयर के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर हो जाएगी ना। मान लो सेंटर पे कोई क्यू चार्ज है, तो उस क्यू चार्ज की वजह से इस स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर ही होगा ना। तो इस आर रेडियस का जो स्फेयर होगा वो क्या होगा? इस पॉइंट चार्ज का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक स्फेयर इमेजिन करिए, उस स्फेयर की सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपन आर ही तो होगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी लो। तो एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में कोई स्फेरिकल सरफेस है तो वो कैसी सरफेस होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जितने भी आप स्फेयर देख सकते हो उन सब पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम ही होगा ना।
हाँ, इस स्फीयर का पोटेंशियल और इस स्फीयर का पोटेंशियल अलग है, लेकिन इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, और इस स्फीयर के भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। इस स्फीयर के भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। समझ में आई बात? तो पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जितने भी स्फीयर आप इमेजिन कर सकते हो, उस स्फीयर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो स्फीयर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। तो स्फीयर्स सराउंडिंग टू पॉइंट चार्ज फॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाती है। एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो स्फीयर्स होते हैं बहुत सारे। क्लियर? अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कोई है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। यहाँ पे अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रेडियली आउटवर्ड है ना, और इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कुछ ऐसे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसको डराइव भी आप कर सकते हो। डराइव कैसे कर सकते हो, हमें पता है कि भाई वी बी माइनस वी ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर के बराबर होता है। अब अगर कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो वी ए और वी बी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस वी ए बराबर क्या होगा, वी बी। तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। जब भी आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करोगे तो उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। मान लो मैं यहाँ पे डी आर मूव किया हूँ, ऐसे छोटा सा डी आर मूव किया हूँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरफ डायरेक्शन में, मैं इधर डी आर मूव किया, छोटा सा डी आर मूवमेंट लिया मैंने, डी आर का पोजिशन एक डिस्प्लेसमेंट लिया। तो वी ए बराबर वी बी है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, डी आर भी जीरो नहीं है, फिर भी जीरो आ रहा है, तो कब आएगा, जब दोनों के बीच का ई डी आर कॉस थीटा, यानी कि ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी अगर आप मूवमेंट करते हो तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के उस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा ही होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, इक्विपोटेंशियल के बारे में ये सारी जानकारी। नेक्स्ट देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में देखा, तो अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे बनाएं, या फिर वो किस तरह की होती है, उनका बिहेवियर देखते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस तरह से, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इवनली हम ड्रॉ करते हैं,
यानी कि उनके बीच का स्पेस ऐसे सिस्टमेटिक दिखाते हैं। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे मान लो लाइन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हम एक अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सभी लाइंस के बीच की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म दिखाएंगे। सारी सभी लाइंस एक यूनिफॉर्म तरीके से ड्रॉ की गई है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब आप इमेजिन करके देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है, इस तरफ है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमें इमेजिन करनी है कि वो कैसी होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कोई प्लेन इमेजिन करते हो, ऐसे प्लेन्स बहुत सारे, तो वो सारे क्या प्लेन्स बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। यहाँ पे ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात? जैसे ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस तरफ, ठीक है, तो ये जो प्लेन्स होंगे इस तरह के, जैसे ये एक प्लेन है तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो ये सरफेस क्या है आपकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ में आई बात? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्रॉस सेक्शन प्लेन्स होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस सेक्शन वाइज कट कर रहे हैं, वो क्या बनाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट ध्यान में रखना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड planes which are cross section and perpendicular to E are equipotential surfaces। ठीक है, तो ऐसे प्लेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस सेक्शन वाइज कट कर रहे हैं, ऐसे प्लेन्स क्या फॉर्म करेंगे, एक यूनिफॉर्म क्या फॉर्म करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अगर डाइपोल के आसपास देखने हो, जैसे या फिर दो चार्ज के आसपास देखने हो, एक ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। एक सिंगल चार्ज होता तो उसके सराउंडिंग में तो क्या होता है, स्फेयर्स होते हैं ना, उसके सराउंडिंग में तो क्या होते हैं, स्फेयर्स। लेकिन अगर चार्ज अलग तरह के हैं, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, अगर दोनों चार्ज इक्वल है, मान लो ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है, ये क्या है, प्लस का और ये माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अगर मैं इस लाइन पे देखूँ ना, जैसे डाइपोल है, ये डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के पी कॉस थीटा अपॉन आर, आर स्क्वायर था ना, के पी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो वी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा ना। यानी कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाला, जो डाइपोल को मिलाने वाली लाइन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है 90 डिग्री पे। इन दोनों से के बीचों बीच वाली ये जो सरफेस होगी, वो कैसी सरफेस होगी, इक्वी पोटेंशियल। समझ में आई बात? तो डाइपोल में उसके बीच से कट करने वाली, डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। ठीक है, डाइपोल एक्सिस के बीचों बीच से गुजरने वाली जो परपेंडिकुलर सरफेस होगी, वो क्या होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो उसके लिए भी हमेशा क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन डाइपोल, और डाइपोल, डाइपोल के लिए, डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसके बीचों बीच से गुजरने वाला प्लेन, प्लेन प्लेन परपेंडिकुलर टू डाइपोल एक्सिस passing from center of dipole, passing on center of dipole। तो ये डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाती है। समझ में आई बात? ये डाइपोल के लिए, ओके, ठीक है।
ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पूरी जानकारी। एक बात ध्यान में रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जो पूरी हमारी 12th क्लास की जो पूरी बुक है उसके फर्स्ट बुक जो है उसमें पूरे में ये कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के। कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में किस तरह से बिहेव करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। कंडक्टर्स की एक एक जो बिहेवियर की जानकारी हमें ध्यान में रहनी चाहिए। तो कंडक्टर्स की देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे पहली बात देखो क्या, कोई भी जो कंडक्टर है, पहले तो कंडक्टर है क्या, जिसमें चार्ज इजीली फ्लो होता है, कंडक्टर है क्या, इन विच चार्ज फ्लो इजीली, इन विच चार्ज फ्लो इजीली, जिसमें चार्ज इजीली फ्लो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन अगर शुरुआत में हमने पढ़ी थी तो क्या थी, चार्ज एट रेस्ट, है ना। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसकी स्टडी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें हम क्या कंसिडर करते चल रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट। तो यहाँ पे भी कंडक्टर्स के अंदर भी जब हम उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं चार्ज की, तो कैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, कंडक्टर के अंदर ऐसे चार्ज की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो चार्ज रेस्ट में है। समझ में आई बात। सबसे देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी कंडक्टर के अंदर चार्ज रेस्ट में रहेगा नहीं। कोई भी चार्ज अगर हम कंडक्टर के अंदर दें तो वो अंदर रेस्ट में नहीं रहेगा, वो चल के सरफेस पे आ जाएगा। देयर स्टे नो चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, देयर स्टे नो चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। ये कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टिंग कंडक्टर लिया, कोई मेटल का बॉडी लिया, इस बॉडी के अंदर मैंने कोई चार्ज रख दिया, मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ चार्ज के पार्टिकल रख दिए। ठीक है। इन चार्ज के पार्टिकल्स में आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो वो चल के क्या आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, है ना। और सरफेस पे आके इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे कि इनके बीच की दूरी क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। क्यों, क्योंकि रिपल्शन मैक्सिमम, रिपल्शन भी मिनिमम करना है तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। और सरफेस पे आने के बाद में और कोई स्कोप है नहीं कि चार्ज और कहीं दूर जाए, तो सरफेस पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर स्टे नहीं करेगा, वो सरफेस पे आके ही रेस्ट में आएगा। समझ में आई बात। क्यों, क्योंकि अंदर वाले चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए वो क्या चाहेंगे कि उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्टेंस होने के लिए वो चल के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो देयर स्टे नो चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। क्यों, बिकॉज बिकॉज टू मिनिमाइज रिपल्शन and to minimize repulsion, charge moves to surface and stay there only। क्योंकि अब क्योंकि चार्ज के पास मूव करने की स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम है, कंडक्टर के अंदर चार्ज है, तो
चार्ज के पास मूव करने का पूरी तरह से फ्रीडम है, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही है जिसमें चार्ज फ्रीली इजीली मूव कर सकता है। तो वो उस फ्रीडम का फायदा क्यों नहीं उठाए अपने आप को कंफर्ट करने के लिए? यहाँ पे तो रिपल्शन मिल रहा है, तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो मूव करके कहाँ जाएगा? सरफेस पे आ ही जाएगा। और सरफेस पे आने के बाद में कभी ना कभी तो उसको रेस्ट में आना ही पड़ेगा, तो रेस्ट में आ जाएगा तो वो केवल किस पे रहेगा? सरफेस पे ही रहेगा। तो इसको इस डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि जो चार्ज है हमेशा सरफेस पे रह रहा है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, केवल सरफेस पे आके ही रह जाएगा। मान लो पॉजिटिव कोई चार्ज अंदर रखा या नेगेटिव चार्ज रखा तो मूव होके सरफेस पे ही आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते, देखो पहले समझ लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर के अंदर, मान लो ये कोई कंडक्टर है, तो अभी हमने समझा कि स्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज स्टे नहीं करता, चार्ज चल के कहाँ गया? बाहर आ गया। अगर चार्ज सरफेस के ऊपर ही रहता है कंडक्टर के, तो अंदर आप मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो। क्या देखना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई जेड। मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे गाउस लॉ लगाऊं और यहाँ पे कोई गाउस सरफेस में इमेजिन करूं इस तरह की, है ना, तो इसमें क्यू इनक्लोज्ड कितना है? क्यू इनक्लोज तो क्या हो गया? जीरो हो गया ना इस गाउस सरफेस के अंदर। तो क्यू इनक्लोज जीरो है क्योंकि हम जानते हैं ई डॉट डी ए गाउस लॉ के अकॉर्डिंग ई डॉट डी ए क्या होता है? क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज अगर जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर, और किसमें? स्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बात हो रही है, डायनेमिक उसके चार्ज के लिए नहीं हो रही। डायनेमिकली तो चार्ज देखो एग्जिस्ट ही कर ही रहा है, मुंह के बाहर आ रहा है ना। जैसे आप घरों में वायर देखते हो तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करती है ना, उसमें चार्ज क्या है? डायनेमिक चार्ज है, वो मूव करते हुआ चार्ज है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिकली चार्ज जो है वो कंडक्टर अंदर नहीं हो सकता, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि गाउस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू इनक्लोज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो इनसाइड ए कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कैसे? कौन सी कंडीशन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्टैटिक कंडीशन में। समझ में आई बात? एक्सप्लेनेशन क्या है? गाउस लॉ है। ठीक है, तो ये दूसरा एक प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तीसरा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ही चार्ज यहां पर आया, जैसे ही चार्ज मान लो सरफेस पे आया, यहां पे चार्ज आ गया मान लो, अब यहां पे अगर ज्यादा चार्ज आ गया है और यहाँ पे मान लो कम आया है, तो ज्यादा वाले क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे ना। तो ये चार्ज क्या करेगा? वापस इस सरफेस पे मूव होगा। और कब तक मूव होगा? जब तक इनके बीच में रिपल्शन कम से कम नहीं हो जाता। होगा नहीं होगा? मूव करेगा ना। अब जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो कोई वर्क डन होता है। अगर मान लो पोटेंशियल कुछ हो, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वर्क डन क्या होता है? क्यू टाइम्स डेल्टा पी, ये होता है ना। अब जब स्टैटिक कंडीशन आएगा, देखो चार्ज मूव होके अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और एक ऐसा समय आएगा जब चार्ज मूव करना बंद हो जाएगा। हम स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं ना। एक ऐसा केस आएगा जब चार्ज मूव करना बंद हो जाएगा, जब कोई बॉडी मूव नहीं करती, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है उसका, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? उस बॉडी पे होने वाला जीरो। वर्क डन जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि वी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। डेल्टा वी जीरो हो गया, यानी कि इसके हर एक सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है? जीरो नहीं, सेम है। चेंज जीरो हुआ है ना,
चेंज जीरो होने का मतलब क्या, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। इस पे भी वी है, इस पे भी वी है, इस पे भी वी 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 वी, सब पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, इसका मतलब सेम होगा। तो स्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है ना। तो इन स्टैटिक कंडीशन सरफेस ऑफ कंडक्टर बिहेव एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आई बात, कारण समझ में आया, ठीक है, क्लियर। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है, ये पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और प्रॉपर्टीज लेते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए समझते हैं। जैसे इसमें है कि भाई कंडक्टर की सरफेस जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करती है। अगर मैं कंडक्टर के अंदर के सभी पॉइंट्स पे भी बात करूं अगर, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कंडक्टर के अंदर, अभी देखा हमने क्या होता है, जीरो होता है ना। तो आप यहां से भी ये भी देख सकते हो कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो है। तो कंडक्टर के अंदर जैसे वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर होता है ना, ए से जो भी बी से ए या ए से बी जो भी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वी ए बराबर क्या होगा, वी बी। तो कंडक्टर के हर एक अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होएगा ना। मान लो ये ए पॉइंट यहाँ पर है, बी ए है, ये पॉइंट वी बी यहाँ पर है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, सभी का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, क्योंकि ए मान लो सरफेस वाला ही पॉइंट है, ए क्या मान लो सरफेस वाला ही पॉइंट है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही सेम पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट का होगा। समझ में आई बात, सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर के हर एक पॉइंट का होगा। यानी कंडक्टर की सरफेस केवल इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होती, कंडक्टर की पूरी बॉडी जो होती है स्टैटिक कंडीशन में इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है। अंदर बाहर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो इट मींस एट ईच एंड एवरी पॉइंट inside or at surface have same potential. So conductor can be said to be a equipotential body, केवल सरफेस नहीं, है ना, इक्विपोटेंशियल बॉडी। कब, इन स्टैटिक कंडीशन ऑफ चार्ज, स्टैटिक कंडीशन ऑफ चार्ज, चार्ज के रेस्ट की कंडीशन में कंडक्टर को, पूरे कंडक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, एक इक्विपोटेंशियल बॉडी बोला जा सकता है, क्योंकि अंदर के हर एक पॉइंट पर सरफेस का पोटेंशियल अंदर के हर एक पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर ही होगा। ठीक है, प्रूफ इसका आप इससे इस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है उस फॉर्मूले से देख सकते हो। समझ में आई बात। तो उस प्रॉपर्टी को, इस बिहेवियर को एक थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देना, नोट कर लीजिए एक चीज। नेक्स्ट एक पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक टर्म होती है, उसको समझिए क्या होती है। फिफ्थ पॉइंट में बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है कि कोई कंडक्टर लिया, मान लो सॉलिड कंडक्टर है, उसमें कोई कैविटी बना दे, क्या बना दे, कैविटी, एकदम खाली जगह कर दे इसको, और यहाँ पे कोई चार्ज अगर रख दिया जाए, क्या रख दें, कोई चार्ज अगर रख दें, ये कंडक्टर है पूरा एकदम सॉलिड कंडक्टर है और ये कैविटी है ये वाली, तो या फिर कुछ भी रख दें यहाँ पे, कोई भी अगर अपन कुछ रखना चाहते हैं। पर एक बात हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि इस जगह पे, इस रीजन में
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। समझ में आई बात? बाहर कितने ही दुनिया के चार्जेस वगैरह सब अपना अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। कोई एक पॉइंट चार्ज जो होता है उसकी वजह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है? तो दुनिया में तो बहुत सारे चार्जेस, वो सारे क्या कर रहे हैं, इस तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेज रहे हैं। लेकिन किसी कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होगी वो एक ऐसी जगह होगी जिस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो ऐसी जो कैविटी होती है किसी कंडक्टर के अंदर उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। शील्डिंग मतलब क्या? हम दुनिया में कोई भी चार्ज उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कब बच सकते हैं? जब हम एक कंडक्टर के अंदर बैठ जाएं। तो वो कंडक्टर के अंदर की जो कैविटी होती है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कोई भी क्रिएट हो रहा है बाहर से तो उससे शील्ड कर लेती है, बचाती है, प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। तो कैविटी inside a conductor is called electrostatic shielding. ठीक है, because at this point electric field is zero. समझ में आई बात? तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। क्लियर? एक और प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा कि जो कोई भी कंडक्टर जो होता है उसकी सरफेस कैसी होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। तो कंडक्टर के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है या कंडक्टर से बाहर निकल रही है तो वो कंडक्टर के हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EFLs आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी हमेशा किसी कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर। क्यों? तो कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना, है ना। तो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इन सभी पॉइंट्स को यूज करते हुए क्वेश्चन आया था आईआईटी में। उसने बोला कि कंडक्टर स्फीयर है। क्या है? एक कंडक्टिंग स्फीयर है। इसमें उसने बहुत सारी लाइंस को एंटर कराया। ऐसे लाइन एंटर हो रही है, ऐसे बाहर निकल रही है। ये ए लाइन है, ये कोई दूसरी लाइन है, और ये कोई तीसरी लाइन है, ये कोई चौथी लाइन है। ये बी है, ये सी है, ये डी है। बताओ इसमें कौन सी लाइन कंडक्टर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग सही है? ये है कंडक्टिंग स्फीयर। विच लाइन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स? हाँ, ये खाली है, स्फीयर है ये पूरा। तो कौन सी लाइन जो एकदम सही रिप्रेजेंटेशन दे रही है हम सभी पॉइंट्स का अगर यूज करें? तो अभी जो लिखे हैं, देखो पहली बात डी वाली ना। देखो पहली बात, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है वो 90 डिग्री पे एंटर होनी चाहिए। ये हो रही है, ये भी देखो लगभग हो ही रही है ना। तो ये दोनों तो सही नहीं है। हाँ, ये एंटर हो रही है, ये भी हो रही है, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो ये तो गलत है। दूसरी बात, अब देखो ये सही हो सकती है, ये सही हो सकती है, ये सही हो सकती है। दूसरी बात, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर तो होनी ही। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, बी और सी। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन है केवल डी सही हो गया। तो डी ऑप्शन वाज करेक्ट ऑप्शन हियर। आईआईटी में पूछा गया था ये सवाल इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतने रखते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे।